हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो हम एनसीईआरटी की साइंस के बुक से लेकर आए हैं। तो आज साइंस का चैप्टर 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं और आज हमारा टॉपिक है आवर इन्वायरमेंट, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमारे चैनल पर जो नए हैं वो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 10 आरआरबी एसएससी सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो क्लास को मिस ना करें। और चलिए चलते हैं आगे। इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे Environment refers to the surrounding of an organism where it thrives. It constitutes both living and non-living things, that is physical, chemical and biotic factors. Here in the chapter, we will learn about various components of the environment, their interactions and how our activities affect the environment. Means हमारे चारों तरफ जो चीज़ें हैं, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो, नॉन लिविंग थिंग्स हो, वो सब मिल कर के हमारा इन्वायरमेंट क्रिएट करती हैं। वो फिजिकल चीज़ें हो सकती हैं, केमिकल्स भी हो सकते हैं, बायोटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं। अगर आप अपने किसी रूम में बैठे हो, उसमें चेयर्स हैं, टेबल हैं, फ़ैन है, दीवारें हैं, आपके फ्रेंड हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके सराउंडिंग में मिलकर एक इन्वायरमेंट क्रिएट करती हैं। ठीक है। इकोसिस्टम, नेक्स्ट इज इकोसिस्टम। द इकोसिस्टम comprises of the biotic and abiotic factor interacting with an another in a given area। मतलब कि जो भी इकोसिस्टम में हमारे सराउंडिंग में जो भी चीज़ें, चाहे वो बायोटिक हों या एबायोटिक हों, जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं किसी न किसी तरीके से, वो हमारा इकोसिस्टम है। बायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच एज प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड ह्यूमंस। ठीक है। बायोटिक यानी कि जो बायोलॉजिकली हैं, वो सारी चीज़ें, जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए एंड ह्यूमन हो गए, वो सारे इसके अंदर में आते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं उनमें देखो, सनलाइट्स, टेम्परेचर, एयर, विंड, रेनफॉल, सोइल, मिनरल्स। ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारे इकोसिस्टम के पार्ट हैं ये। पॉन्ड्स इकोसिस्टम, ग्रासलैंड्स इकोसिस्टम। ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आप स्कूल जाते हो तो आप बाय रोड जा रहे हो, जब रोड से आप जा रहे हो तो आप वहाँ पर आपको एयर भी मिलता है, रास्ते में पानी भी मिलेगा। ठीक है। सोइल होता है, फ्रेश वाटर होता है, तो ये सारा चीज़ें क्या है, इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो, इकोसिस्टम में दो चीज़ें हैं, एबायोटिक एंड बायोटिक। अब बायोटिक में जो है प्रोड्यूसर्स होते हैं, कंज्यूमर होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं। प्रोड्यूसर जो खुद प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। कंज्यूमर्स जो प्रोड्यूसर्स पर डिपेंडेंट हैं, जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, खुद के ज़िंदा रहने के लिए प्रोड्यूसर्स पर डिपेंडेंट है। डिकम्पोजिशर्स जो होते हैं वो डेड सेल्स को खाते हैं। जो एनिमल्स या प्लांट्स डेड हो जाते हैं तो उनकी बॉडी को डाइजेस्ट करते हैं, उनको डिकम्पोज करते हैं, डिकम्पोजर्स। कंज्यूमर्स में प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी में होते हैं हार्बीवोरस, यानी कि पेड़, जो पौधे होते हैं वो किसी पर डिपेंड नहीं होते, वो सनलाइट और वाटर से अपना फूड क्रिएट करते हैं। सेकेंडरी कार्निवोरस। कार्निवोरस में दो कैटेगरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी कार्निवोरस यानी कि जो पेड़ पौधों को खाते हैं। ठीक है। जैसे कि भेड़, बकरी, गाय, ये सारी चीज़ें प्राइमरी कार्निवोरस। सेकेंडरी कार्निवोरस विच ईट्स ओनली मीट्स, जो सिर्फ मीट्स खाते हैं, जैसे लायन, टाइगर, वुल्फ। तो ये हमारे सेकेंडरी कार्निवोरस हो गए। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, मोड ऑफ न्यूट्रिशंस इन एनिमल्स, यानी कि कितने तरीके के न्यूट्रिशंस होते हैं एनिमल्स एंड प्लांट्स में। न्यूट्रिशंस मीन्स होता है कि जो भी मिनरल्स हो गए, जैसे कि वाइटामिन्स हो गए, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, तो ये हमारे अलग प्लांट्स में अलग होते हैं और एनिमल्स में अलग होते हैं। ऑटोट्रोपिक मीन्स जो अपना खाना खुद बना रहे हैं, एंड हेटरोट्रोपिक्स यानी कि जो अपना खाना खुद नहीं बना रहे हैं। आर द टू मोड्स ऑफ द न्यूट्रिशंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। Plants and some bacteria are autotropics as they make their own food। ये अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए इनको autotropics बोलते हैं। Animals, fungi and some bacteria are heterotropic as they derive their food from the other organisms। जैसे कुछ जानवर हो गए जो घास खाते हैं,
ठीक है, तो वो पेड़ पौधों पर डिपेंडेंट हो गए। फंगी फंगी पेड़ों पर लग जाती है, ब्रेड्स पे लग जाती है। बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया जो लिविंग बॉडीज या प्लांट्स में लग जाते हैं तो वो उस प्लांट्स को खाने लगते हैं, तो ये हेट्रोट्रोपिक की कैटेगरी में आ जाते हैं। नेक्स्ट देखें दोस्तों, सैप्रोफाइट्स एंड डीकम्पोजर्स। ये देखो दोस्तों, सैप्रोफाइट्स फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मटेरियल्स, एग्जाम्पल फंगी एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सैप्रोफाइट्स होते हैं जो डेड सेल्स पर लगते हैं, ठीक है, जो पेड़ या कोई एनिमल जो डेड हो जाता है उन पर बैक्टीरियाज लग जाते हैं, उनमें से स्मेल आने लगती है, यानी कि वहाँ पर सैप्रोफाइट्स हैं। दे एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल पार्ट्स। जो एनिमल मर गया उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं उसमें कुछ प्रोटीन हो सकता है, मसल्स हैं, फाइबर्स हैं, तो उनको ईट करके वो अपनी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ को पूरा करते हैं, सैप्रोफाइट्स। डिकम्पोजर्स जो होते हैं वो ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर और वेस्ट मटेरियल एंड रिलीज न्यूट्रिशंस इनटू द सोइल। डिकम्पोजर्स जो डेड सेल्स हैं उनको सोइल में मिला देते हैं, यानी मिट्टी में मिला देते हैं उनको। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, वॉर्म्स, स्लजेस, स्नेल्स, ये सब हमारे डिकम्पोजर्स होते हैं, यानी ये उनको खाते नहीं हैं, ये उनको सोइल में मिक्स कर देते हैं। बट ये एक काफ़ी लेंथी प्रोसेस होता है, काफ़ी टाइम लगता है इसमें। दे आर कंसिडर्ड एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट इन सोइल बायोलॉजी। They break down the complex organic matter into simple substances that are taken up by the plants for various metabolic activities. ये सोइल्स बायोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो डेड सेल हैं उनके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो मिट्टी में मिलने के बाद उस मिट्टी को बहुत ज़्यादा फर्टाइल कर देते हैं, जो कि फार्मिंग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट अबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। एक बार ये देखेंगे जल्दी से। Non-living chemical and physical components of the environment like soil, air, water, temperature, etc. Non-living things जो हमारे environment में तो मौजूद हैं ये सारी चीज़ें, बट वो नॉन लिविंग है, यानी कि हम उनको ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही उनको ख़त्म कर सकते हैं। जैसे कि सोइल, एयर, वाटर, टेम्परेचर, ये हमारे अबायोटिक कहलाते हैं, इनको हम एबायोटिक कहते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स, बायोटिक यानी कि जीव जंतु, पेड़ पौधे, जिनकी लाइफ टाइम एक लिमिटेड है और एक टाइम के बाद वो डेड हो जाते हैं। अब देखो ये कौन कौन से होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ द एनवायरनमेंट लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोबीज एंड फंगी। बायोटिक कंपोनेंट्स आर ऑल द लिविंग थिंग्स इन द इकोसिस्टम। हमारे इकोसिस्टम में जो भी लिविंग थिंग्स हैं वो हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। दे आर द एनिमल्स, द प्लांट्स एंड द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये एनिमल्स हो सकते हैं, प्लांट्स हो सकते हैं और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं। Biotic components also include the waste from living things and dead organisms. Next, biotic versus abiotic. चलो, बायोटिक में आते हैं ऑर्गेनिक मैटर्स, लिविंग थिंग्स, ऑयस्टर्स, ब्लू कार्ब्स, जू प्लांट कीटोन, जेलीफिश, फाइटोप्लैंक्टन। एबायोटिक में क्लाइमेट्स हो गया हमारा, यानी कि एयर, सोइल, लेयर, नॉन लिविंग थिंग्स, सनलाइट, टेम्परेचर, न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट जैसे कि मिनरल्स हो गए, खनिज लवण जिनको हम बोलते हैं, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल्स। ट्रॉपिक लेवल्स देखो दोस्तों, ट्रॉपिक लेवल क्या होता है। इट रिफर्स टू द वेरियस लेवल इन फूड वेब एज पर द फ्लो ऑफ एनर्जी। ठीक है, यानी कि जैसे कि ट्रॉपिक लेवल, जैसे कोई घास है, घास में जो ग्रीन ग्रास है उसमें अपना न्यूट्रिशन लेवल है, उसको बकरी खाती है, बकरी को शेर खा लेता है, ठीक है, और शेर को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खा रहे हैं। तो ये एक ट्रॉपिकल लेवल है, यानी कि जो न्यूट्रिशंस थे वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं फॉर द रेस्पिरेशन। जैसे जैसे एनिमल दूसरे एनिमल को खा रहा है उनके न्यूट्रिशन लेवल्स भी ट्रांसमिट हो रहे हैं। इसमें होते हैं हमारे T1 प्रोड्यूसर्स, T2 प्राइमरी कंज्यूमर जिन्हें हार्बीवोरस बोलेंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर्स कार्निवोरस, टर्नरी कंज्यूमर्स जैसे कि सेकेंडरी कार्निवोरस, क्वाटरनी कंज्यूमर, टर्नरी कार्निवोरस एंड लास्ट में डिकम्पोजर्स। पिरामिड ऑफ ट्रॉपिक लेवल, अब इसको एक पिरामिड की मदद से हम समझेंगे।
पिरामिड क्या होता है? पिरामिड कुछ इस तरीके का होता है, इसमें हमारे डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स होंगे, जिसमें नीचे हमारे प्रोड्यूसर आ जाएंगे, फिर कंज्यूमर, कार्निवोरस एंड ऊपर डिकम्पोजर्स होंगे। पिरामिड ऑफ Pyramid of numbers gives the number of organisms present at each trophic level. It can be upright or inverted. ये नीचे से हम ऊपर भी समझ सकते हैं या ऊपर से नीचे की तरफ भी हम इसको स्टडी कर सकते हैं। Pyramid of biomass gives the biomass of each trophic level and could be upright or inverted. Pyramid of energy is always upright as it shows the flow of energy from one trophic level to the next trophic level. देखो दोस्तों, इसको ना एक पिरामिड की मदद से समझते हैं। ये देखिए, ये एक पिरामिड है। इस पिरामिड में सबसे नीचे हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, यानी कि हमारे जो पेड़ पौधे हैं, ग्रीन ग्रास है, वो प्लांट्स हो गए हमारे प्रोड्यूसर। प्लांट्स को ईट किया प्राइमरी कंज्यूमर्स ने, जैसे कि मान लो कोई प्लांट, ग्रीन घास का मैदान है, उसमें घास को खा लिया बकरी ने, ठीक है, बकरी को खा लिया किसी भेड़िया ने, ठीक है, या वुल्फ ने, तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो गए। अब टर्नरी कंज्यूमर जो उस भेड़ या बकरी को खाएगा उसको बोलेंगे टर्नरी कंज्यूमर। तो इसमें जो एनर्जी लेवल होगा, एनर्जी लेवल सबसे ज़्यादा इसमें होगा, सबसे लास्ट वाले में एनर्जी लेवल हाई होगा और सबसे ऊपर वाले में एनर्जी लेवल लो होगा, ठीक है फ्रेंड्स। और ये सर्कुलेट होता रहे, जैसे सन से एनर्जी आई प्रोड्यूसर से वो ही एनर्जी ट्रांसमिट हो जाएगी प्राइमरी में, प्राइमरी से सेकेंडरी में, और कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगी एज ए हीट इनटू द सराउंडिंग। देन ये सारी चीज़ें डीकम्पोजर्स प्लांट्स को भी खाते हैं। डीकम्पोजर्स सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्नरी, प्राइमरी, इन सबको डिकम्पोज करते हैं वो। तो लास्ट में एनर्जी लेवल डिकम्पोजर्स में आएगा, और डिकम्पोजर्स उन सभी चीज़ों को सोइल में मिला देते हैं। हमने पढ़ा था कि जो लिविंग बॉडीज और ऑर्गेनिम्स होते हैं उनको सोइल में मिक्स करने का काम होता है डिकम्पोजर्स का, और सोइल से फिर से वो एनर्जी प्रोड्यूसर्स में चली जाती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दोस्तों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये बोलता है कि आप ना तो एनर्जी क्रिएट कर सकते हो, ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो क्या कर सकते हैं हम? सिर्फ एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड, रेदर इट ट्रांसमिट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। In biological system, it gets passed from one organism to another across trophic level. बायोलॉजिकल के टर्म्स में ये एनर्जी जो है एक लेवल से दूसरे लेवल में पास ऑन हो जाती है, वो कन्वर्ट नहीं होती, पास ऑन हो जाती है फ्रॉम द वन लेवल टू अनदर लेवल। एनर्जी फ्लो, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर डिस्पाइटिंग इट डायरेक्शन एंड अमाउंट, ठीक है। एनर्जी फ्लो यानी कि एक लेवल से दूसरे लेवल में एनर्जी का फ्लो होना हमारा एनर्जी फ्लो होता है। इसमें डायरेक्शन अप मतलब लोअर टू अबव हो सकती है और अबव टू लो हो सकती है। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द पिरामिड एनर्जी, इसको हम पिरामिड एनर्जी से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं फ्लो ऑफ एनर्जी को, जैसे हमने ऊपर अभी किया था। इन एनी फूड चेन 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल। अब देखो इसका मतलब क्या है दोस्तों, जैसे कि ये पिरामिड है, इस पिरामिड में जो प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर जो नेक्स्ट अपने अबव लेवल में एनर्जी ट्रांसमिट कर रहे हैं, ये अपनी टोटल एनर्जी का 10% ट्रांसमिट करेंगे। उससे ऊपर वाले लेवल में ये 10% जाएगा, और इससे ऊपर वाले लेवल में ये फर्दर 10% जाएगा। जो इसको मिलेगा उसका 10% लास्ट वाले में जाएगा, ठीक है। तो ऊपर जाते जाते एनर्जी ट्रांसमिशन कम होता जा रहा है। फूड चेन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स ईच डिपेंडेंट ऑन द नेक्स्ट एज ए सोर्स ऑफ फूड, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो अपने नेक्स्ट जनरेशन पे डिपेंडेंट है, ठीक है, फॉर द सोर्स ऑफ फूड। जैसे कि एक छोटी मछली, कहते हैं कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, ठीक है, तो ये बड़ी मछली जो है वो इस छोटी मछली पर डिपेंडेंट है फॉर द सोर्स ऑफ फूड के लिए, ठीक है। इसको बोलते हैं फूड चेन। अब इस मछली को कोई एक बड़ी मछली खा लेगी, इसको इस डायग्राम से समझते हैं। देखो ये वाटर है, ठीक है, वाटर में हमारे ग्रास प्रोड्यूस हो गई, घास आने लगी। इस घास को ये टिड्डे खा जाएंगे, ठीक है, ये यानी कि कीट, जो भी इंसेक्ट्स होते हैं वो घास खाते हैं। इस इंसेक्ट को ये रैट खा लेगा,
ठीक है। इस रैट को फिर ये सांप खा लेगा, इस सांप को ये ईगल खा जाएगा। तो ये क्या है, एक फूड चेन क्रिएट हो गई है, जहाँ पर हमारा नेक्स्ट जो ऑर्गेनिजम्स है वो अपने प्रीवियस या अपने छोटे वाले ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंडेंट है फॉर द सोर्स ऑफ फूड। Food web, same as it found by interconnection of different food chains। different food chains को अगर हम कनेक्ट करेंगे तो एक वेब क्रिएट होता है, उसको हम बोलते हैं फूड वेब। इन ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हु ईट्स whom इज एन इकोसिस्टम। कौन किसको खाता है, इसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप करोगे तो इसको ही हम इकोसिस्टम बोलेंगे। देखो ये एक फूड वेब है फ्रेंड्स, इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर ये प्लांट है, ग्रीन ग्रास है, ठीक है। इस ग्रास को ये इंसेक्ट खा सकता है, ये माउस भी खा सकता है और ये रैबिट भी खा सकता है, ठीक है। अब इस इंसेक्ट को ये हो सकता है ये मेंढक खा जाए या फिर ये बर्ड खा जाए। रैट को आउल खा सकता है, ये डायरेक्ट हॉक या ईगल खा सकता है, ये फॉक्स भी खा सकता है, ठीक है। अब ये डिफरेंट फूड चेन्स क्रिएट हो रही हैं, और ये डिफरेंट फूड चेन्स को हम जब डायग्राम की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं तो एक वेब क्रिएट हो रहा है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी कर रहा है। तो ऐसे वेब को बोलते हैं फूड वेब, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोसिस्टम, कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि ये कैसे कैसे बिहेव करती है, क्या इसके गुण हैं। इट इंक्लूड्स द समर ऑफ ट्रॉपिक लेवल, देयर एनर्जी फ्लो एंड पिरामिड। इन एन आइडियल ecosystem there is a balance between the population and the food availability. There is minimal energy consumption and the ecosystem is dependent on renewable energy. The ecosystem is capable of continuing the system indefinitely, sorry दोस्तों। इन्वायरमेंट, ऑल द फिजिकल सोर्स ऑन अर्थ, ठीक है। इन्वायरमेंट यानी कि जो भी हमारे सोर्स यानी कि हमारे चारों तरफ जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है वो हमारा इन्वायरमेंट है, इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। द इन्वायरमेंट इंक्लूड्स एवरीथिंग, जो भी आपकी सराउंडिंग में जो भी चीज़ें उन सबको मिला करके एक जो बनता है उसको इन्वायरमेंट बोलते हैं। सराउंडिंग जिसको बोलते हैं वो उसी को इन्वायरमेंट बोला जाता है। अब ये इसमें लिविंग थिंग्स भी हो सकती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकती हैं। लिविंग एंड एवरीथिंग नॉन लिविंग। नॉन लिविंग पार्ट्स ऑफ इन्वायरमेंट हैज़ थ्री मेन पार्ट्स, द एटमोसफेयर, द हाइड्रोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर। एटमोसफेयर यानी कि जिसमें एयर है, ठीक है। हाइड्रोस्फेयर जिसमें टोटल वाटर बॉडीज हैं, समुद्र हो गया, नदी हो गई, तालाब हो गए, वो सब हाइड्रोस्फेयर है। लिथोस्फेयर हमारी ज़मीन है, ठीक है। तो एटमोसफेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर को मिला करके हमारा एक नॉन लिविंग इन्वायरमेंट बनता है, ठीक है। इट इंक्लूड्स ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अनलाइक इकोसिस्टम देयर नीड्स नॉट टू बी नेसेसरी इंटरेक्शन बिटवीन देम, ठीक है। इकोसिस्टम में हमारा एक दूसरे में इंटरेक्शन होता है, यानी कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं किसी ना किसी वे में। आइदर इट कैन बी फूड, आइदर इट कैन बी द एनर्जी, okay, but it is not necessary in the environment for the interaction between them, ठीक है। it might be interaction or not be। नेक्स्ट इज पोल्यूशन। पोल्यूशन दोस्तों आज के टाइम में एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है फॉर आवर अर्थ एंड फॉर आवर गुड हेल्थ। पोल्यूशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल मटेरियल या पोल्यूटेंट्स इनटू आवर इन्वायरमेंट। हमारे इन्वायरमेंट में जो पोल्यूटेंट्स आ जाते हैं, या पोल्यूटेंट्स नहीं बोलेंगे तो हार्मफुल मटेरियल जो हमारे इन्वायरमेंट को या हमारी हेल्थ को हार्म करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, उसको बोलते हैं पोल्यूशन। जैसे कि हवा में कुछ टॉक्सिक गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, धुआं, ठीक है, ये अगर आ जाता है जो हमारी एयर को पोल्यूट कर देता है तो उसको बोलते हैं एयर पोल्यूशन। ऐसे पार्टिकल्स या एसिड्स जो हमारे वाटर को पोल्यूट करते हैं तो उसे बोलते हैं वाटर पोल्यूशन, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट इकोसिस्टम में हो सकता है हमारी मिट्टी में भी कुछ केमिकल्स मिल जाते हैं, कुछ ऐसे हार्मफुल मटेरियल्स मिल जाते हैं जो हमारी सॉइल को इरोड कर देते हैं, ठीक है। तो कुछ भी ऐसे मटेरियल जो हमारे इकोसिस्टम को हार्म कर रहे हैं, हमारी हेल्थ को हार्म कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए पोल्यूटेंट्स होते हैं। पोल्यूशन कैन बी ड्यू टू नेचुरल कॉजेज सच एज वोल्केनिक इरप्शन,
forest fire, etc. or due to human activities such as carbon emission and industrial runoff। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब है कि ये हमारा नेचुरली भी हो सकता है, जैसे वोल्केन जब हमारे ज्वालामुखी फटते हैं तो वहाँ से बहुत सारी गैसेस निकलती हैं और मेल्टिंग मटेरियल्स निकलते हैं, तो वो हमारी सॉइल को और वाटर बॉडीज़ को एंड एटमॉस्फेयर को हार्म पहुंचाते हैं। उनमें बहुत सारी टॉक्सिक गैसेज रिलीज कर देते हैं जहाँ पे हमारा सांस लेना मुश्किल हो जाता है, जो कि नेचुरल एक कॉज है। और ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि कार्बन इमिशन, हम बहुत ज़्यादा आग जलाते हैं, बर्न करते हैं, या फिर फॉसिल फ्यूल बर्न करते हैं, तो जिससे कार्बन इमिशन बढ़ जाता है। इंडस्ट्रियल रन ऑफ, इंडस्ट्रीज से जो वेस्ट निकलता है वो अभी हमारे इकोसिस्टम को पोल्यूट करता है। टाइप्स ऑफ पोल्यूशन देखो दोस्तों, there are various types of pollution but are four major are air pollution, water pollution, soil pollution and noise pollution। एयर पोल्यूशन दोस्तों आप सभी जानते ही हो, अगर एयर में जो भी हमारे ऐसे पार्टिकल्स मिल जाते हैं जो हमारे एयर को पोल्यूट करते हैं, जिसमें हमारे मतलब कि सफोकेशन फील होता है, तो मतलब बोलेंगे कि वहाँ पर एयर पोल्यूशन है। एयर पोल्यूशन इज कंटेमिनेशन ऑफ इंडोर और आउटडोर इन्वायरमेंट बाय एन केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल एजेंट्स दैट मॉडिफाइज द नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एटमोसफियर। ठीक है, यानी जिस एटमोसफियर में आप सांस ले रहे हो उसमें अगर किसी भी केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल एजेंट की वजह से इंडोर या आउटडोर में हमारा कंटेमिनेशन हो रहा है, हमें सांस लेने में तकलीफ हो रही है, ठीक है, सफोकेशन महसूस हो रहा है, तो बोलेंगे कि वो एयर पोल्यूटेड है। हाउस होल्ड्स, कंबर्सन डिवाइसेस, मोटर्स, व्हीकल्स, इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज, फैसिलिटीज़ एंड फॉरेस्ट फायर आर द कॉमन सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। ठीक है दोस्तों, यानी कि सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूशन किसकी वजह से होता है? जो भी हमारे डिवाइसेस हैं, हमारी व्हीकल्स हैं, हमारे इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़ हैं, फॉरेस्ट फायर्स हैं, ये हमारे कॉमन सोर्स हैं फॉर द एयर पोल्यूशन। ये कुछ नेचुरल एग्जांपल हैं, नेचुरल सोर्स क्या हैं पोल्यूटेंट्स के, और ये मैन मेड हैं। मैन मेड में पावर प्लांट्स हो गए, पावर प्लांट्स में बहुत ज़्यादा मोस्ट गैसेज निकलती हैं, कार्बन इमिशन होता है, कोयल बर्न किया जाता है तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा निकलती हैं। इंडस्ट्रियल, ऑयल रिफाइनरीज एंड ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट दोस्तों, ओजोन लेयर डिप्लेशन। आप वाटर पोल्यूशन और नॉइज पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, ये सिर्फ एक जनरल इंट्रोडक्शन था एयर पोल्यूशन का। ओजोन लेयर, ओजोन लेयर देखो दोस्तों क्या होती है, जो हमारा अर्थ है, हमारे अर्थ के चारों तरफ एक लेयर है जिसको बोलते हैं ओजोन लेयर। इस लेयर में ओजोन की मात्रा ज़्यादा होती है, जो कि हमारी सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड रेज को रिफ्लेक्ट कर देती है और उनकी इंटेंसिटी को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देती है। ठीक है, अब अगर इस लेयर की थिकनेस कम होने लगे तो उसको बोलेंगे ओजोन लेयर डिप्लेशन, और ऐसा एक्चुअल में हो रहा है, इसलिए ये पढ़ाया जा रहा है आपको। तो ये होता कैसे है देखो, द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम द सन्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। CFC मीन्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है दोस्तों, CFC की फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर रिएक्ट्स केमिकली विद ओजोन। ये CFC गैस ओजोन के साथ रिएक्ट कर लेती है और ओजोन मोलिक्यूल्स के साथ, एंड डिप्लेक्टिंग द लेयर, और उसकी लेयर को पतला कर देती है, वीक कर देती है। When chlorine and bromine atoms comes into contact with ozone in the stratosphere, स्ट्रेटोस्फेयर एटमोस्फेयर में एक जोन है, इस जोन के अंदर ही ये ओजोन लेयर पाई जाती है। हाँ, तो when chlorine and bromine atoms comes into contact with ozone in the atmosphere, they destroy ozone molecules। वन क्लोरीन एटम कैन डिस्ट्रॉय ओवर 1,00,000 ओजोन मोलिक्यूल्स। आप समझ रहे हो, एक क्लोरीन का जो मोलिक्यूल है वो 1,00,000 ओजोन मोलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है बिफोर इट इज रिमूव्ड फ्रॉम द स्ट्रेटोस्फेयर। ओजोन कैन बी डिस्ट्रॉयड मोर क्विकली देन इट इज नेचुरली क्रिएटेड, यानी कि ओजोन लेयर जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाती है एज कम्पेयर टू इट्स क्रिएशन। वो क्रिएट होने में बहुत टाइम लगाती है बट डिस्ट्रॉय होने में कुछ भी टाइम नहीं लगाती है। गार्बेज मैनेजमेंट। ठीक है, तो दोस्तों
पोल्यूशन को कैसे कम किया जा सकता है। हम पोल्यूशन को नेगलेक्ट नहीं कर सकते, पूरी तरीके से अवॉइड नहीं कर सकते। वी कैन जस्ट मिनिमाइज और मैनेज दीज पोल्यूटेंट्स। एक सेकेंड। It involves all the activities and action required to manage waste from its inception and to its final disposal. Ensure environment best practice are followed along with proper monitoring and regulation. क्या स्टेप्स हैं? सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट, कलेक्शन, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रीटमेंट। तो ये कुछ प्रोसेस हैं जिनको करके हम पोल्यूटेंट्स को रिड्यूस कर सकते हैं और हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स को बिफोर रिलीजिंग इनटू द सराउंडिंग हम उनको कम से कम टॉक्सिक कर दें, उनके टॉक्सिसिटी को रिड्यूस कर दें। ओके फ्रेंड्स, तो अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को एक छोटा सा लाइक ज़रूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हमारी नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी ऑन रिप्रोडक्शन के ऊपर। और आपको कौन सी वीडियो चाहिए वो भी आप हमें कमेंट्स में बता दें। थैंक यू।